हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी वायु संवेग के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले ही क्लास में हम सभी ने किस प्रकार से वर्णों को विभाजित किया गया था ये जाना था। हमने जाना कि वर्णों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया था, उच्चारण स्थान के आधार पर, तारत्व के आधार पर और वायु संवेग के आधार पर। तो हमने उच्चारण के स्थान पर वर्णों का विभाजन कर लिया है स्वर और व्यंजन में। आगे की 2 क्लासों में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना होगा। इस क्लास में हम देखेंगे कि वायु संवेग के आधार पर वर्णों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर के अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं और मेरे साथ आप भी अपनी लिए नोट्स तैयार करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कि आपको देख के ही समझ में आ रहा हो, अल्प प्राण मतलब जिसमें प्राण वायु जो होती है वो कम लगे, ठीक है, वो अल्प प्राण। जिसमें प्राण वायु ज्यादा लगे वो महाप्राण, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अल्प प्राण क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे जब हम किसी भी वर्ण को अपने मुख से उच्चारित करते हैं, उन्हें बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, कुछ वर्णों को बोलने में कम समय लग, कुछ वर्णों को बोलने में के लिए वायु जो है वो ज्यादा मात्रा में निकल रही है, कुछ में कम निकल रही है। तो अलग अलग तरीके से आप इन्हें देखते हैं। उसी प्रकार जिसमें कम वायु मतलब जिसके उच्चारण में वायु कम मात्रा में लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अणा, त, द, न, प, ब, मा, या, र, ला, व, ठीक है। तो आप ये इससे ही देख रहे होंगे कि हमने जैसे क वर्ण है, क वर्ग के हमने कितने व्यंजन, क, ग, म, क, ग, अंगा, इसका मतलब 1 3 5, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे बांटा है। आगे मैं आपको और विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, घ, फ, भ, श, ये सारे व्यंजन, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं आप ये मैं पूरे इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो व्यंजन इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम महाप्राण कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें कम वायु कम मात्रा में लगी वो अल्प प्राण, जिसमें वायु ज्यादा मात्रा में लगी वो महाप्राण, ठीक है। अब हम देखेंगे कि तारत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है घोष या इसे हम सघोष कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है अघोष, ठीक। तारत्व के आधार पर 2, सघोष और अघोष। पहला हम पढ़ेंगे सघोष। तो सघोष क्या है, देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जो हमारी स्वर तंत्री होती है जिसके द्वारा हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, कंपनता। कंपन मतलब होता है कांपना। एक तरीके से हमारे बोलने में, हमारी ध्वनि में कंपन आपको महसूस हो तो वो क्या होंगे, सघोष वर्ण होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ग, घ, ठीक है, अंगा, च, झ, इया, ड, ढ, अणा, और ये जो लिखे हुए हैं ये सारे वर्ण ये क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे, ठीक है। अब अघोष वर्ण कौन से हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है, हमारे अघोष वर्ण है, ठीक है। जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो सघोष, जिसमें कंपन ना हो वो अघोष, ठीक है।
अब हम ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको जो कुछ भी बताऊं आप उसे नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा दिमाग में नहीं रहती। अगर आप इन्हें नोट कर लेते हैं और एग्जाम टाइम में बस आप एक इसे रिवीजन, हल्का भी रिवीजन करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी स्मृति में वापस आ जाती हैं। तो इसलिए जो कुछ भी है आप उसे नोट जरूर किया करिए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चार्ट बनाया जिसमें क्या लिखा है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा। मतलब हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब कुछ इसमें नोट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इनको विभाजित किया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण कैसे बांटे गए हैं। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी बताया कि अल्प प्राण क्या है, जिसमें कम समय लगे, महाप्राण जिसमें ज्यादा समय लगे। रटिए बिल्कुल भी मत, आप इसे उच्चारण करके देखिए। क ख, आप देखिए कि किसमें समय ज्यादा लग रहा है। क ख, क ख ग घ अंगा, ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे कि क में कम समय लगा, ख में ज्यादा लगा, ग में कम समय लगा, उसी के हिसाब से घ में ज्यादा लगा और अंगा में कम समय लगा। ठीक है, आप च वर्ग को भी उच्चारित करके देखिए, उसी प्रकार सब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो क है और ग है और अंगा है इसमें हमारे कम समय लगते हैं, और खा में और घ में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसे एक ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हैं कि किसी वर्णमाला में या व्यंजनों में 1 3 5, ठीक है, क्योंकि एक जैसे क वर्ग में कितने वर्ण आते, 5 वर्ण आते ना, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ण आते हैं। ठीक, तो 1 3 5 मतलब पहला क, ग और अंगा, ये क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ठीक, और दूसरा और चौथा क्या हो गए, महाप्राण हो गए। कितना इजी है, 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। ठीक है, 1 3 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से टा वर्ग में भी उसी तरीके से जितने भी हैं सब कुछ। ठीक है, ऐसे करके आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अघोष सघोष। ठीक है, पहले हम जानेंगे अघोष क्या है और बाद में जानेंगे कि हम सघोष क्या है। अघोष वो हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, हम उन्हें किसी प्रकार की कोई गूंज नहीं होती, कोई कंपन नहीं होता, बहुत ही सरलता से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो वो होते अघोष। ठीक है, जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो या गूंज हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क और ख कितने साधारण तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं, क ख, इसमें किसी तरीके की कोई आपको कंपनता महसूस नहीं हो रही, तो ये क्या है, अघोष है। और ग घ अंगा, जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपको लगे ग ऐसे हो रहा है, आपको अलग सा महसूस होगा। ठीक है, उसी प्रकार घ, उसी प्रकार अंगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए आपकी ट्रिक क्या है कि पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है, क्या है, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। कितना आसान है। ठीक है, अगर अब आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण है कि, सबसे पहले आप उस वर्ण को या लिखिए और उसके बाद आप उसमें अपने आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि वो वर्ण वर्णमाला के कहाँ पर आ रहा है, पहले अक्षर में आ रहा है कि दूसरे अक्षर में आ रहा है कि तीसरे अक्षर में आ रहा है, इस तरीके से आप देख करके बता सकते हैं। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है, बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में व्यंजन में 5 वर्ण आते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं ना, जैसे क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, तो उसी प्रकार से च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, सारे वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। तो जो हमारा अंतिम का 5वां वर्ण होता है ये क्या कहलाता है, नासिक कहलाता है, क्योंकि उसका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे नाक की सहायता से होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे नासिक वर्ण भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नासिक के सघोष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, यहाँ पे नोट भी है। अब आइए फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे य र ल व, आगे य र ल व क्या है, य र ल व जो है ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है,
लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या है, अंतस्थ है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, य र ल व क्या है, सघोष है, ठीक है। और क्या है, ये महाप्राण है, सॉरी अल्प प्राण है। इसको बोल के भी आपको य में कितना कम समय लगता है, य र ल व, है ना। इन्हें क्या बहुत ही कम समय लग रहा है इसमें, तो क्या लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अल्प प्राण है। और क्योंकि इनमें कंपन्नता भी उत्पन्न होती है, इसीलिए ये क्या है, सघोष है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, देखिए उसमें है ना वर्ण होते हैं श श श ह, लेकिन श ये वाला स, ये कौन सा सा होता है बताइए, तालवे सा, ठीक है। ये मूर्धन्य सा और ये दंते सा। तो ये जो तीनों स हैं हमारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे आते हैं अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और क्या कहे जाते हैं, ये महाप्राण कहे जाते हैं, ठीक है। श श ख श, तो ये क्या है, हमारे अघोष है। लेकिन इनको बोलने में हमें समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और कंपन्नता भी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अघोष है और महाप्राण है, ठीक है। अब आप देखेंगे ह व्यंजन में एक ऐसा वर्ण है जो क्या है, एक ऐसा वर्ण है जो महाप्राण भी है और क्या है, सघोष भी है, ठीक है। ह जो है वो क्या है, महाप्राण कहलाता है और क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। क्योंकि हमें बोलने में क्या होता है, समय भी ज्यादा लगता है और हमें एक गूंज से भी महसूस होती है। जब आप बोलते हैं तो हमारी जो खिंचावट जो होती है वो ज्यादा होती है। आप उच्चारित करके देखिए तो आपको खुद ही महसूस होगा, इसलिए ये क्या है, सघोष है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलिए हो गई व्यंजन की बात, जो हमारे स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे में समस्त स्वर, जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, आप ये देखेंगे जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्योंकि जब हमें इनका उच्चारण करते हैं तो हमें गूंज महसूस होती, है ना। आप उच्चारण करके बड़ा, अब ई ऊ, है ना, तो इसलिए ये क्या है, सघोष है। और क्योंकि इन्हें बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि जितने भी हमारे स्वर हैं, समस्त स्वर, वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं और महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी अल्प प्राण कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए ओ, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, आपको सारे ऑप्शन अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब कुछ दिए, अब आपको आसानी होगा क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ओ जो है एक स्वर है, और स्वर है तो वो क्या होगा, स्वर है तो वो सघोष होगा, और सघोष है और अल्प प्राण होंगे, ठीक है। घोष को क्या कहा जाता है, हमने आगे पढ़ा ना, घोष और सघोष दोनों एक ही चीज है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो घोष है वही सघोष है, बस उनमें कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो घोष को क्या कहा जाता है, घोष का मतलब होता है नाद, ठीक है। जब हम किसी चीज का जोरदार मतलब वो करते हैं तो वो क्या कहलाती है, नाद, मतलब उसकी गूंज चारों तरफ फैलती है, ठीक है। तो घोष का अर्थ क्या होता है, नाद होता है। अब देखेंगे ढ और ड और ढ, ठीक है। ये जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन थे, आपने आगे भी पढ़ा था, तो ये जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सघोष वर्ण है, ठीक है। तो आई थिंक क्लास आपको आज की ये अल्प प्राण और महाप्राण की क्लास काफी हद तक मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की है, और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।